लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुँचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुँचे। और कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुँचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्ता से पहलुए हुस्ना में पहुँचे। ओ हुस्ना। आप सुन रहे हैं अगला वर्का द पार्टीशन पॉडकास्ट विद एमी सिंह। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड। जी आयानू, स्वागत, इस्तकबाल। इतिहास में सबसे पहला खत किसने किसको लिख के भेजा होगा ठीक ठाक मालूम नहीं, लेकिन जो इतिहास में दर्ज है, जो मालूम है, वो ये बात है कि पर्शिया की क्वीन अटोसा ने अराउंड 500 BC में दुनिया का सबसे पहला हैंड रिटन मैसेज लिख के भेजा था। लिखकर पैगाम भेजने की रिवायत यहीं से शुरू हुई। मैं हैरान नहीं हूं कि ये रिवायत एक औरत ने शुरू की। मैं अक्सर ये भी सोचती हूँ कि उस चिट्ठी में क्या लिखा होगा अटोसा ने। कहते हैं उसने ये खत 50 साल की उम्र में लिखा था। अब क्या इसमें कोई पॉलिटिकल मैसेज था, किसी मदद की गुहार थी, अपनी सहेली से दिल का हाल बयान किया था, या फिर ये एक प्रेम पत्र था? शायद मेरे इन सवालों का जवाब मुझे कभी न मिले, लेकिन सरहद के पार जाने वाले खतों की या क्रॉस बॉर्डर दोस्ती और मोहब्बत की बात करें तो अमृता प्रीतम और सारा शगुफ्ता का रिश्ता मुझे हमेशा याद आता है। दोनों एक दूसरे से इतना दूर रहकर भी अपने दिल का हाल एक दूजे को इतनी खूबसूरती से बयान करती रहीं। दोनों के खतों को पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे दो पड़ोसने हर शाम ड्योढ़ी में बैठकर चाय पीती हैं और अपना दुख सुख साझा करती हैं। ये बात है जून 1983 की। अमृता प्रीतम फ्रांस गई थी और वहां उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उनके कंधे की हड्डी कई जगह से टूट गई। उनको डॉक्टर्स ने यहाँ तक कहा कि शायद ये हड्डी कभी ठीक से जुड़ भी ना पाए और शायद एक लंबे अरसे तक अमृता कलम उठाकर कुछ लिख भी ना पाए। अब जाहिर सी बात है कि ये सुनकर अमृता को धक्का तो जरूर लगा होगा, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी खत में सारा से इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सारा उस वक्त अपनी जिंदगी में काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। पर अहमद सलीम, जो अमृता और सारा दोनों के दोस्त थे, वो जब महीनों बाद हिंदुस्तान का दौरा कर वापस पाकिस्तान लौटे तो उन्होंने सारा को अमृता का सारा हाल सुनाया। तब सारा शगुफ्ता को ये सब सुनकर बड़ी बेचैनी हुई और उन्होंने अमृता के नाम ये खत लिखा। अमृता, मैं कुछ लिख ही नहीं सकती सी। कागज़ां ते मेरी टुटी हुई बांह पई है। मैं बहुत परेशान हाँ अमृता। मैनू दस, मेरी बांह दा की हाल है? मैं उस वक्त तक कुछ नहीं लिखांगी जब तक तेरी बांह ठीक नहीं हो जाती, चाहे सारी उम्र इवें ही लंघ जाए। मैं अपने दुख दी पस्ती नू बस इन्ना ही जान सकती हाँ अमृता कि मैं उस वक्त तक नहीं लिखांगी जब तक तेरी बांह ठीक नहीं हो जाती। मैं हमेशा तेनू दुख ही दिते ने अमृता। मैनू अपनी खैरियत दी छेती इतला दे। अमृता ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने इमरोज से कहा कि सारा को जवाब लिखें। तब इमरोज ने अमृता के बिहाफ पर यह जवाब खत भिजवाया। पागल कुड़िए, जब तक मैं हथ विच कलम नहीं फड़ सकती तब तक तू एक हथ नाल नहीं 2 हत्थां नाल लिखना है। एक हथ नाल अपने वल्लों ते दूजे हथ नाल मेरे वल्लों। इस बातचीत में एक हमदर्दी है, एक हमनवाई है जो साफ झलकती है। सारा और अमृता की दोस्ती ऐसी थी कि दुनिया की कोई भी सरहद उनके दरमियान हायल नहीं हो पाई। जब तक सारा की सांसें चलती रही, दोनों के बीच में खतो खतूत का सिलसिला भी कायम रहा। सारा के गुजर जाने के बाद अमृता प्रीतम ने सारा की कहानी और उनकी इस दोस्ती की दास्तान को एक थी सारा, एक सी सारा किताब में दर्ज किया। आप चाहें तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। एक शेर है कि कासिद प्याम शौक को देना न बहुत तूल, कासिद प्याम शौक को देना न बहुत तूल, कहना फ़कत उनसे कि आंखें तरस गईं।
कभी कभी सोचती हूँ बंटवारे में बिछड़ जाने वाले कितने लोग इस एहसास से वाबस्ता रहे होंगे। पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली पहली चिट्ठी कौन सी थी, ठीक ठाक मालूम नहीं, पर जो मालूम है वो ये कि डाक मुल्क तकसीम होने के बाद भी वैसे ही आती जाती रही जैसे कि पार्टीशन से पहले आ जा रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले ये पोस्टल सिस्टम ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे और बाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पोस्ट ऑफिसेस। Interestingly, it wasn't until November 1948 that Pakistan was even recognized as a foreign country in our postal system's history. पंजाब के एक चहेते शायर अमितोज ने लाहौर के नाम एक ख़त लिखा था बंटवारे के बाद, वो मैं अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरे प्यारे चचा जान, बशीर मुहम्मद उर्फ शीरू नू सलाम पहुँचे, आदाब पहुँचे। चाचा तेरे जान तो तुरंत बाद तू जो मासूम कबूतर पाले सी ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਦਬੂ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਸ਼ੀਰ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਪੱਗ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸੱਜਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਖਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਡਾਕ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਢੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ। ਚਾਚਾ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ। ਉਹਦੀ ਖੱਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਈ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਚੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੀਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ? ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ? ਕਿਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਸੈਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ। ਚਾਚਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮਟਮੈਲਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਗ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਨਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਮੀਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੁੰਨਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। लाहौर के नाम लिखा अमितोज का ये खत पता नहीं उनकी अपनी कहानी थी या महज एक फिक्शन, या बंटवारे के बाद टूटते बनते रिश्तों पर उनकी कोई टिप्पणी। पर मेरा जहन हमेशा इस चिट्ठी के उस हिस्से पर जाता है जहां वो लिखते हैं कि मटमैला खरगोश तो भाग गया पर काला नाग कुर्सी पर बैठा है। अगर अरशद मेरे साथ होता तो उस नाग का सर भी मेरे कदमों में होना था। अब इस इमेजरी में, इस मेटाफर में जो एक यकदिली की, एकता की गुहार है, मैं उसे पहचानती हूँ। अगर हमारे अंदर ये रंजिशें या अदावतें ना होती तो हम यूनाइटेड, एक साथ, एकजुट होकर कितने मजबूत होते। मेरा अपना भी यही यकीन है कि जब तक दुनिया में मोहब्बत करने वाले, अमन पसंद, रोशन तबीयत लोग जिंदा हैं, तब तक नफ़रतों की आंधियां हमें घेर तो सकती हैं पर मिटा नहीं सकती। शायद इसी ख्याल से इत्तेफाक रखते हुए अहमद फराज साहब ने दोस्ती का ये पैगाम लिखा था। गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं। फ़कत तुमको ही नहीं चाक दामनी का गिला, जो सच कहूँ तो दरीदा लिबास हम भी हैं। तुम्हारे आईना खाने भी जंग आलूदा, मेरे सुराही व सागर भी गर्द गर्द से हैं। तुम्हारे बाम की शम्में भी ताबनाक नहीं, मेरे फलक के सितारे भी जर्द जर्द से हैं। न तुमको अपने खदोखाल ही नज़र आए, न मैं ये देख सकूं जाम में भरा क्या है। न खिल सके किसी जानब मोहब्बतों के गुलाब, न शाखे अमन लिए फाख्ता कोई आई।
सितम तो ये है कि दोनों को वहम है कि बहार अदू के खून में नहाने के बाद आती है। तुम्हें ये ज़ोम महाभारत लड़ी तुमने, हमें ये फ़ख्र कि हम करबला के आदी हैं। ये हुआ है हाल इस ज़िंदगी का कि अब तुम्हारे पाँव सलामत रहे ना ही हाथ मेरे। हमारे शहरों की मजबूर बेनवा मखलूक दबी हुई आँखों के हज़ार ढेरों में अब उनकी तीरा नसीबी चराग चाहती है। तुम्हारे शहर में आया हूँ दोस्तों अब के न शेरो नगमों की महफिल न शायरी के लिए। अगर तुम्हारी अनाही का सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाए पाकिस्तान से और हिंदुस्तान में उसे कोई थामे ना। अली सरदार जाफरी साहब ने अहमद फराज के पैगाम दोस्ती का जवाब कुछ ऐसे दिया। तुम्हारा हाथ जो बड़ा है दोस्ती के लिए, मेरे लिए है वो एक यार गम गुसार का हाथ। वो हाथ शाखे गुले गुलशने तमन्ना है, महक रहा है मेरे हाथ में बहार का हाथ। खुदा करे कि सलामत रहें ये हाथ अपने, अता हुए हैं जो जुल्फ़ें संवारने के लिए। ज़मीं से नक्श मिटाने को जुल्म नफ़रत का, फलक से चांद सितारे उतारने के लिए। ज़मीन पाक हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमें अज़ीज़ है दिल्ली और लखनऊ की तरह। तुम्हारे लहजे में मेरी नवा का लहजा है, तुम्हारा दिल है हंसी मेरी आरज़ू की तरह। करें ये अहद की औज़ार जंग जितने हैं, उन्हें मिटाना है और ख़ाक में मिलाना है। करें ये अहद की अरबाब जंग हैं जितने, उन्हें शराफ़त व इंसानियत सिखाना है। तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आएँ सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर। फिर इसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। What a beautiful, beautiful expression in this one कि दोस्ती का हाथ बढ़ा तो रहे हो, पर ये तो बताओ कि दुश्मन कौन है। इन दोनों शायरों की इस पहल के मान में मैंने भी एक छोटा सा कदम उठाया था। मैंने भी लाहौर की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। Dear Lahore, how are you? Let's trip in time, shall we? I was 14 years old, half tucked in a small bed next to my mother's, in this huge hospital of Amritsar, trying to tune into radio stations to keep me company, when I first stumbled upon seditious radio waves of yours. मैं हैरान थी और बेहद खुश भी कि इन तरंगों को नहीं रोक पाई वाघा अटारी की कोई सरहद। मुझे यकीन था इसके बाद अगर मुझे जीना है तो इसी तरह आवारा, बेबाक और बेखौफ जीना है। After that night, your radio sang songs of my heart and I went to bed with City FM 89 putting me to sleep. This morning, I woke up to Lahore radio paying tributes to Mehdi Hassan. So I quickly took out a postcard from my collection and I wrote, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ. Wrote it and sent it to GPO Lahore on my way here, and I wonder what will happen when it reaches you. Lahore, will you write me back? देखो ना, मैं सरहदों को सराब कराई हूँ. फराज ने कहा था सो दोस्ती का हाथ बढ़ाई हूँ. लाहौर, will you hold it? एक दोस्त ने फ़ोन पर कहा, इमी जुलाई में नाटक लेकर लाहौर जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ ले आए क्या? मैंने कहा, लाहौर ही ले आ सकते हो क्या? So he laughed and I said, no, I do need a few things. थोड़ी मिट्टी जिलानी पार्क की, जिसे मैं रोज़ गार्डन की हर क्यारी में छिड़का देना चाहती हूँ. थोड़ा पानी रावी का, जिसे मैं सतलुज में मिलाकर पंजाब को उसके खो चुके मायने लौटाना चाहती हूँ. एक गांव है मेरे दारजी का, जहाँ मैं कभी नहीं गई. वहाँ के किसी बुज़ुर्ग के हाथों का साया अपने सर पर उड़ा लेना चाहती हूँ. नूरजहाँ की गज़लें, कुछ अनसुने लोकगीत जो शाम होते ही जवां हो जाते होंगे, उन्हें भी अपनी ज़बान पर सजा के ले आना. मैं भी उन्हें गुनगुनाना चाहती हूँ. कान लगाकर सुनना, वहाँ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के इनकलाब के नारों की गूंज है. मैं उसे अपने गले में समा लेना चाहती हूँ. अल्लामा इकबाल की कब्र से एक फूल भी ले आना. मैं उसे सुरजीत पातिर की किताब में सजाना चाहती हूँ.
सुना है अंदरूने लाहौर की बाज़ गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक जानिब से मर्द और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बचती है। मैं उस गुंजाइश को भी आजमाना चाहती हूँ। इससे पहले मैं कुछ और कहती, मेरे दोस्त ने मुझे टोकते हुए कहा, समझ गए एमी, समझ गए, लाहौर ही ले आना पड़ेगा, लाहौर ही ले आऊँगा। So tell me, Lahore, will you come? I'll keep the door open. I'll lay the table with homemade aloo paranthas. Will you come and dine with me? क्योंकि इधरले पंजाब ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਧਰਲੇ पंजाब ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ है। So tell me, लाहौर, अपनी जायदाद का लुत्फ उठा लें, ये जो सारी लकीरें हायल हैं दरमियान, इनको मिटा लें। लाहौर, अटारी की लोहे से बनी सख्त ऊंची दीवारों में हम दोनों कुछ मासूम बोलती खिड़कियां बना लें, in hope of a day when this letter will no longer need an international postal stamp। चंडीगढ़ तो लाहौर वाली एमी। इस खत को मैंने शायद 2018 में लिखा था, पर दुनिया के साथ पहली बार इसे 2019 में बांटा था। तब से लेकर अब तक इस खत की अपनी ही एक जिंदगी है, अपना ही एक सफर है। इसका जवाब मुझे दुनिया के कई कोनों से आता है, पर इस डाक का एक जवाब बहुत ही प्यार से, एहतराम से मुझे लाहौर के एक शायर गुलफाम गौरी साहब ने लिखकर भेजा था। वो अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। खुशकिस्मती से ये जवाब उन्होंने रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर भी शेयर किया था, तो इसे हम उनकी अपनी आवाज़ और अपने लहजे में सुन सकते हैं। तो चलें फिर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम गौरी और मेरी ये तहरीर है उसका नाम जो चंडीगढ़ में रहती है और ख़ुद को लाहौर वाली एमी कहती है। इस तहरीर का उन्वान भी इसी मुनासबत से है, लाहौर वाली एमी के नाम। मैं पिछले एक हफ्ते से एमी को ख़त लिखने का सोच रहा हूँ। वही एमी जो माझे के उस पार चंडीगढ़ में रहती है और ख़ुद को लाहौर वाली एमी कहती है। एमी भी अजीब रूह है। पिछले 3 सालों से लाहौर डाकघर के नाम चिट्ठियाँ लिख रही है। मैंने जब एमी को पहली बार देखा तो मुस्कुराहट से मेरे होंठ बाएं जानिब को अंदर दब गए। एमी हर तीसरा लफ्ज़ होंठों को दाहिनी तरफ से दबाकर बोलती थी। उसने जब अहमद फराज का एक मशहूर शेर पढ़ा, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए यहाँ, तो बेइख्तियार मेरी तवज्जो उसकी आंखों की जानिब मबजूल हो गई और मैं दिल में फराज का शेर पढ़े बिना ना रह सका। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। वो जर्द रंग में मलबूस पंजाबी, अंग्रेज़ी और हिंदी मिली उर्दू में बात कर रही थी। जब वो हाथ चलाकर बात करती तो तवज्जो बेइख्तियार उसके मेहंदी रंगे हाथों पर चली जाती थी। जब उसने अपने मादरी लहजे में कायदे आज़म को कैदे आज़म कहा तो मैं चाह कर भी मुस्कुरा न सका। जब उसने अपने डाकघर के नाम लिखी चिट्ठियों का जिक्र किया तो मैंने उसी लम्हे एमी को ख़त लिखने का इरादा कर लिया था। मगर एक बात मुझे अभी तक ऐसा करने से माने रख रही है। मैं एमी के पते से वाकिफ़ नहीं हूँ और मैं चंडीगढ़ के डाकघर के नाम ख़त लिखना नहीं चाहता। मैं महज एक इमारत को मुखातिब नहीं करना चाहता। मैं एमी को ख़त में लिखना चाहता हूँ कि उसने मेरे अंदर बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात को जगा दिया है जिनसे अनगिनत मोहब्बतें लिपटी हैं। इससे पहले मुझे सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली देखने की आरज़ू थी और कुछ नहीं, तो मैं एक बार हज़रत गालिब और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर हाज़िरी देना चाहता था। मगर अब मैं जी भर कर दिल्ली में घूमना चाहता हूँ। मैं अब अमृतसर देखे बिना नहीं मरना चाहता। वही अमृतसर जिसके रामबाग महल में फ़कत जिस्म है और इस जिस्म की रूह लाहौर शालामार बाग में है। मैं एमी को बताना चाहता हूँ कि अमृतसर के एक गांव जगदेव कलां में मेरे नाना बू रहा करते थे। जब से उसने लाहौर में अपने दारजी के गांव का जिक्र किया है तब से मुझे जगदेव कलां बड़ी शिद्दत से याद आने लगा है। वही जगदेव कलां जहाँ महाराजा रंजीत सिंह गुलाब कौर को ब्याहने गया था, जहाँ बाबा हाशिम शाह ने सस्सी पुन्नू का किस्सा लिखा। उस गांव में एक ऐसी घोड़ी थी जो ढोल की आवाज़ सुनकर मदहोश हो जाती। वो ढोल की थाप पर नाचती, झूमती। जब कोई उस पर काबू पाना चाहता तो वो जोरावर हो जाती। जब कोई उसे हथियाना चाहता तो वो उसे पटक देती। वो घोड़ी मेरे नाना की थी। हमने जब बचपन में नाना बू से उसकी बातें सुनी तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई।
जब हमने सुना कि वो उसे अपने साथ लाहौर नहीं ला सके तो दिल जख्मी होकर रह गया। आज एहसास हुआ कि वो घोड़ी मेरी सबसे पहली मोहब्बत थी और उसकी हिजरत ना करने का ज़ख्म मोहब्बत में मिलने वाला मेरा पहला ज़ख्म था। आज इतने सालों बाद तुमने उस ज़ख्म को फिर से हरा कर दिया है एमी। उसी गांव की किसी पगडंडी पर मेरे नाना वो एक बार बेहाल भागे जा रहे थे। उस पगडंडी पर एक बुजुर्ग बैठे कोई अजीब सा विर्द कर रहे थे। नाना ने एक लम्हे रुककर सुनना चाहा। बाबा जी टुर गए ने ते माई रोंदी है, बुजुर्ग सर झुकाए बोल रहे थे। नाना को बुजुर्ग की बात समझ ना आई। बाबा जी टुर गए ने ते माई रोंदी है, बुजुर्ग ने फिर वही अल्फाज दोहराए। नाना ने बुजुर्ग की बात पर गौर करना मुनासिब न समझा। उन्हें हकीम को बुलाकर लाना था क्योंकि उनका छोटा भाई बीमार था। मगर फिर किसी ने पीछे से पुकार कर कहा कि वापस आ जाओ, तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। पगडंडी पर बैठा वो बुजुर्ग गायब था। क्या एमी तुम बता सकती हो कि वो पगडंडी अब भी सलामत है? मैं एमी को खत में दिल्ली से अपनी मोहब्बत बारे भी लिखना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मुझे दिल्ली और लाहौर एक जैसे लगते हैं। दोनों तरफ मसाजिद, मकाबिर, किले, बागात, मज़ारात, अजायब घर, गलियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ तो एक जैसा है। दिल्ली भी कई बार उजड़ी है, लाहौर पर भी बैरूनी हमलावर काबिज रहे हैं। मैं जब भी दिल्ली गेट लाहौर से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं दिल्ली में दाखिल हो रहा हूँ। मैं एमी को बताना चाहता हूँ कि मुझे दिल्ली के बजाय दिल्ली कहने में ज़्यादा राहत महसूस होती है। मैंने अब्दाल बेला का एक नावल सिर्फ इसलिए ख़रीदा था कि उसका नाम दिल्ली की अर्जुमंद बानो है। मुझे अली अकबर नातिक से 1000 इख्तलाफात हैं, मगर उसका अफसाना दिल्ली का मुरक्का बहुत पसंद है। फ़िरोज़ दहलवी ने बिल्कुल सही कहा है, बेशक दिल्ली की मिसाल एक मोती की सी है, बाकी शहर निरे सीब है। मैं दिल्ली में दाखिल होकर सबसे पहले हज़रत गालिब के मज़ार पर दुआ और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं इंडिया गेट पर खड़े होकर जंग अजीम अव्वल के शहीदों को याद करना चाहता हूँ। 4 सजदे मुझे दिल्ली की जामिया मस्जिद में भी अदा करने हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम मुझे कुतुब मीनार से मुलिका मस्जिद के सहन में खड़े होकर बावाज़े बुलंद पढ़नी है। दिल्ली पहुंचकर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया को कैसे भूल सकता हूँ। कुछ देर मुझे दिल्ली के किसी बाग में भी बैठना है। अगर मुमकिन हो तो मैं किनाट पैलेस में गुरुद्वारा बंगला साहब भी जाना चाहूँगा। और मैंने पढ़ा है वहाँ दिल्ली में एक माबद कमल भी है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को जाने की आज़ादी है। क्या मैं ये सब मकामात देख पाऊँगा एमी? दिल्ली के बारे में बहुत सोना लिखा है, मगर जो हज़रत गालिब लिख गए हैं वो अभी तक किसी ने नहीं समझा। मेरा ख़याल है दिल्ली के हर एक मकान पर, एक एक मकीन पर हज़रत का कोई ना कोई शेर सादिक आता है। काश कि मैं दिल्ली में कुछ अर्सा ठहरता तो उसकी एक एक जगह की तफ़हीम हज़रत के अशार से करता। बजा कहा है किसी ने कि दिल्ली एक शहर, एक नगर, एक दयार, एक इलाका नहीं, एक एहसास है, एक कैफियत है जो हर उस जी नफस पर तारी हो सकती है जो अपने शानदार माजी पर फ़ख्र करता है। और मुझ पर यह कैफियत बारहा तारी हो चुकी है। बस एक जगह मुझे दिल्ली का नाम अच्छा नहीं लगता, हनूज दिल्ली दूरस्त। मैं एमी को लाहौर आने की दावत भी देना चाहता हूँ। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि जब वो लाहौर आएगी तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर सारा शहर दिखाऊंगा। जहाँ जहाँ वो जाना चाहेगी मैं उसे लेकर जाऊंगा। फिर जितनी चाहे वो जिलानी पार्क की मट्टी ले ले, जिलानी पार्क जिसे हम रेस कोर्स कहते हैं। चाहे तो रावी का सारा पानी अपनी ओंख में भर ले। रावी एक बार फिर जनाब से पानी मांग लेगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नारों की गूंज अपने कानों से खुद आकर सुनने की कोशिश करे। इन नारों में इतनी आवाज़ें शामिल हो चुकी हैं कि अब महज शोर सुनाई देगा। हाँ अलबत्ता उसके दारजी के गांव का कोई बुजुर्ग शायद अब भी मकायदे हयात हो, जिसका शफकत भरा हाथ अब भी एमी के सर का मुंतज़िर हो। रही बात नूरजहां की गज़लों और लोक गीतों की, तो वो अब भी जवान है। उन्हें आकर सुने कि वो अनसुने रह रह कर कहीं बूढ़े ना हो जाएं।
अल्लामा इकबाल की कब्र से जितने चाहे फूल चुन ले और उन फूलों को बेशक अपनी लाइब्रेरी की हर एक किताब में रख ले। और ठीक सुना है अंदरूनी लाहौर की गलियों के बारे में, आजमाने से पहले निकाह की गुंजाइश को जहन में रखें। एमी को लाहौर खुदाना पड़ेगा कि मैं ख़त में उसे दास कुलचे का जायका नहीं समझा पाऊंगा। लाहौर के चिकड़ छोले भी शायद एमी को कहीं ना मिल सके। और फिर अंदरूने लाहौर में गुरु रामदास का जन्म स्थान भी तो है, एक सुनहरी मस्जिद भी है जहाँ एमी चाहे तो माथा भी टेक सकती है कि ये मस्जिद कुछ अरसा गुरुद्वारा भी रह चुकी है। मैं एमी से कहना चाहता हूँ कि वो लाहौर आकर बस जगहों के नाम लेती जाए। मैं उसे हर मकाम दिखाऊंगा, हर जगह की कहानी सुनाऊंगा और फिर आखिर में हम दोनों पार्क टी हाउस में बैठकर एक दूसरे से अपनी तहरीरें बांटेंगे। और फिर वहीं बैठकर मैं एमी को पितरस के मजमून से इक़्तिबास सुनाऊंगा। कहते हैं किसी ज़माने में लाहौर का हुदूद अरबा भी हुआ करता था, लेकिन तलबा की सहूलत के लिए म्यूनसिपलिटी ने इसको मनसूख कर दिया है। अब लाहौर के चारों तरफ भी लाहौर ही वाक़ है और रोज़ बरोज़ वाक़तर हो रहा है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि 10-20 साल के अंदर लाहौर एक सूबे का नाम होगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। अगर मैं ये सब एक ख़त में लिख कर चंडीगढ़ अरसाल कर दूं और पते की जगह लिख दूं चंडीगढ़ में लाहौर वाली एमी को मिले, तो क्या ये उसे मिल जाएगा? और अगर मिल जाए तो कहीं उसे ये ख़त खुला हुआ तो नहीं मिलेगा? दुनिया की हर वो शय जो दूरियां मिटाए मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि पुल, जैसे कि ट्रेन्स, खिड़कियां, ख्वाब और खत, जैसे कि ये खत। कई बार मैं अपने आप को ख्यालों में खोई हुई लाहौर की गलियों में पाती हूँ, जहाँ जनाब गुलफाम अपनी तहरीरें मुझे पढ़कर सुना रहे होते हैं और मैं चाय पी रही होती हूँ। हकीकत में जब तक ये मुमकिन नहीं है तब तक ये ख्वाब ख्याल ही तो हैं जो दिल को तसल्ली भी देते हैं और आराम भी। इस एपिसोड में हम खतों की बात कर रहे थे, तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप भी किसी के नाम एक खत लिखें। मैं जानती हूँ हम इंस्टेंट मैसेजेस और डीएम्स के ज़माने में रहते हैं, पर कभी कभार किसी के नाम जब हम कोई पैगाम लिखने बैठ जाते हैं ना, तो आप हैरान होंगे कि अपने अंदर की हम कितनी तहों से वाकिफ़ होते हैं जो अमूमन तौर पर हमसे छिपी रह जाती हैं, जिनसे अक्सर हम बेपरवाह रह जाते हैं। Come on, it's not about just saying something. It's about really feeling something and then opening your heart to another person. And take your time, क्योंकि जगजीत सिंह गाते हैं ना कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आपका मन करे तो आप जीपीओ लाहौर को अमन व मोहब्बत का कोई पैगाम भी लिखकर भेज सकते हैं। इस तरह से आप डाक इनिशिएटिव का एक खूबसूरत सा हिस्सा भी बन जाएंगे। खबरों के मुताबिक दोनों मुल्कों में अब डाक आ जा रही है, पर फिर भी बाज़ दफ़ा कई दोस्त ये जिक्र करते हैं कि खत उन्हें मिलते नहीं। जो गुम हो जाते हैं अब रास्ते में, उन खतों का क्या होता है क्या मालूम। पर हमारा काम है खतों को लिखना और लिख कर भेजना। वो पहुँचे या ना पहुँचे ये हमारे हाथ में नहीं। वो फराज साहब कहते हैं ना कि उसकी वो जाने उसे पास से वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तो अपनी तरफ से निभा लेते हैं, कोई खत लिख देते हैं। क्या ख्याल है? ये जो पॉडकास्ट है ये वो जगह है, वो खिड़की है जहां अपने अपनों से मिलते हैं, जहां सरहदें सराब होती हैं, जहां नई उम्मीद के नए पुल बनाए जाते हैं, जहां किताब इश्क का अगला वर्का खोला जाता है।
इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और इसे अपने अपनों के साथ भी ज़रूर बांटें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक सुनते रहिए, मोहब्बत को चुनते रहिए।